अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, जहां पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की सब नेशनल इम्यूनाइजेशन मुहिम का आगाज़ आज 16 दिसंबर से हो रहा है, जो 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये मुहिम मुल्क भर के 143 अजला में चलाई जाएगी, जिनमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के इलाके भी शामिल हैं। और इस मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है, ताकि उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में पोलियो केसेस और माहौलियाती नमूनों में इजाफा एक तशवीशनाक सूरत हाल को जाहिर करता है, और यही वजह है कि हुकूमत और सेहत के इदारे इस मुहिम के जरिए पोलियो वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। हालिया केसेस और माहौलियाती नमूनों से जाहिर होता है कि बैरूनी वायरस के असरात और मुल्क में सफ़र करने वाले अफराद की वजह से ये ख़तरा अब बढ़ भी रहा है। ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पोलियो वायरस के ज़खायर मौजूद हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इस मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। आवाम से अपील की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर बच्चे को वैक्सीन पिलवाने को यकीनी बनाएं। वालिदैन के लिए पैगाम यह है कि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो से बचाव मुमकिन है, लेकिन सिर्फ बरवक्त वैक्सीनेशन के ही ज़रिए। वालिदैन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो 5 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहने दें, और ये फैसला न सिर्फ बच्चों बल्कि पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की भी ज़मानत है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पोलियो की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो फैलाव है, इसको सबसे पहले आप किस तरह से देख रहे हैं? आई गेस काफ़ी अरसे बाद एक इतना बड़ा नंबर दोबारा से सामने आया पोलियो केसेस को लेकर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस दफ़ा परेशानी भी यही है कि हर साल मुहिम भी चलाई जाती है, साल में कई दफ़ा चलाई जाती है, 3-4 दफ़ा तो बड़ी मुहिम चलाई जाती है, छोटी छोटी तो कई दफ़ा चलाई जाती है। उसके बावजूद इस साल नंबर 60 पे चला गया है, जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। बिल्कुल। आल्दो वो इलाके जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रॉपरली होती रही है, जैसे पंजाब है, एक केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन पंजाब में भी एक केस 2-3 सालों के बाद जाके रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। लेकिन केपी के बलोचिस्तान में ज़्यादा हुए और सिंध में भी रिपोर्ट हुए हैं केस। तो उसमें अब देखें वही हुआ है ना कि जब पंजाब में जहाँ पे इम्यूनाइजेशंस प्रॉपर होती रही हैं, वैक्सीनेशंस डिस्पाइट ऑल इश्यूज़, फिर भी बच्चों को कतरे पिलाए जाते रहे, हाल तो लोग मुखालफत भी करते रहे, लेकिन इसी वजह से इतनी सक्सेस जरूर हुई है कि केस यहाँ पे नहीं हुए। Still a big achievement for पंजाब। हाँ जी, इट्स अ बिग अचीवमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि देखें सारे शहर तो एडजेसेंट हैं। बिल्कुल। इवन हम तो पहले अफगानिस्तान की भी बात करते हैं ना कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर बिल्कुल एडजेसेंट है और हर वक्त लोगों की आमदोरफ्त रहती है। तो पंजाब सिंध या पंजाब से केपी के में तो लोग दिल्ली की तादाद में अगर आप देखा जाए तो महल लाखों की तादाद में मूवमेंट होती होगी लोगों की, जितनी ट्रेनें, बसें, लोग गाड़ियों में आते जाते हैं। ठीक है। तो अगर उनमें से अब वही बात है जैसे आपने कहना कि जी 4 करोड़ कोई 70 लाख और पंजाब में कोई 2 करोड़ कोई 20-30 लाख के करीब लोग बच्चे हैं। अब अगर उनका 1% गिना जाए 4 करोड़ का तो कोई 40 लाख के करीब बनता है, और 0.1 भी गिना जाए तो मतलब 40,000, और 0.01 भी गिना जाए तो वो हज़ारों की तादाद में बनता है। तो वही बात है ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर बच्चे को कवर करना चाहिए। अगर हम ये कहना जी थोड़ा सा रह गया जी 0.1% इस दफ़ा रह गए हैं, तो 0.1% भी फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। तो इसको इन एनी केस हमें कवर करना है। और सेकेंडली, जो अभी आपने अपने आगाज़ में शुरू में बात की कि जो माहौलियाती नमूने हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो सीवर वाटर में से जब वो सैंपल लिया जाता है, उसमें से जो वायरस मिलता है, वो वायरस हर वक्त एक थ्रेट है ना सोसाइटी के लिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो वायरस जो देखें इसमें जो वो मिलता है उसमें अगर तो कोई इशू नहीं है, अगर वो सीवर वाटर वाला पानी है वो आगे चला जाए, ट्रीट हो और वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पानी हमारे पीने के पानी में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो वायरस दोबारा फिर घरों में आ जाता है। जब वो घरों में आ जाता है तो जिसकी इम्यूनिटी नहीं होगी वो बेचारा उसका शिकार हो जाएगा, और यानी कि फिर हमें अपने बच्चों की मजीद केयर करने की भी जरूरत है। अच्छा, इस थ्रेट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो सीवर वाटर है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका कोई हल कि वो आपको लगता है कि वो काफ़ी मुश्किल है या वो नामुमकिन ही है? नहीं देखें, किसी तरह से बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें वो एक थ्रेट तो है, जैसे वो एक सोसाइटी में एक चीज़ है, जैसे एक सोसाइटी में चोर हैं या दहशतगर्द फिर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो जो तो केयर करता रहेगा, बचता रहेगा, लेकिन आखिर वही बात है कि चोरों से कब तक कोई बचेगा? कभी तो चोर हमला कर सकते हैं ना, या डाकू आपके पास आ सकते हैं। तो एक तो यह कि जो सीवर वाटर में जाता है, पोलियो जाता है, वो लोगों से ही जाता है, नंबर 1। यानी इसका मतलब है सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं या बड़े हैं जिनके पेट में ये वायरस पाया जा रहा है, जिनकी बॉडी में ये वायरस है।
जब वो स्टूल पास करते हैं उसमें से वो वायरस जाता है और जाके वहाँ पे मिक्स हो जाता है, वो सर्कुलेट करता है। एक तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। सेकेंडली देखें, दुनिया में अब जब भी होता है तो वही बात यह है ना कि जो सीवर वाटर है उसको भी ट्रीटमेंट करके जो ज़्यादा पहुँचाया जाता है, हाँ पहुँचाया जाता है, ताकि फिर उसको ज़ाया किया जाए। लेकिन यहाँ पे वो जो पानी जाता है उसको आगे दरिया में, नहर में, जहाँ पे भी जाता है वहाँ से लोग फसलों को लगा लेते हैं, वहाँ से लोग पीने का पानी भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसको भी ट्रीट करना बहुत कहीं ना कहीं से वजह बन रही है कि वो पानी हमारे सिस्टम में दोबारा से एंटर हो जाता है। बेशक वो फसलों में क्यों ना चला जाए, वो एट दी एंड तो हमारे पास ही वो सब्जियां या वो फल वो वापस आ रहे हैं उसी फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों के जो इम्यून सिस्टम है इस पर किस तरह से असरअंदाज होती है ये वैक्सीन, और कितनी सेफ है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई वालिदैन को लगता है कि उनके बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। देखें, वो वैक्सीन अभी तो जो EPA के स्केड्यूल में वैक्सीन शामिल है, 12 बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट ये वैक्सीन की जाती हैं। क्योंकि पोलियो एक ऑब्वियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पहाज बंदा डिसेबल हो जाता है, सारी उम्र के लिए रहता, तो इसलिए एक बहुत ऑब्वियस चीज़ हो जाती है। अदरवाइज जो बाकी काली खांसी, खुन्नाक, बाकी चीज़ें हैं वो भी होती रहती हैं। अगर लोग वैक्सीनेशन ना कराएं तो उनकी भी एपिडेमिक्स आ सकती हैं, उनसे भी लोग हज़ारों क्या लाखों की तादाद में आज से 40, 50, 60 साल पहले डेथ्स होती रही हैं। और अगर हम फिर लापरवाही करेंगे तो वो नंबर फिर वापस आ सकता है, बल्कि अब अगर आएगा तो उससे ज़्यादा आएगा। अगर आज से 70 साल पहले पूरे पाकिस्तान की, जो हमारे पास पाकिस्तान है उसकी आबादी अगर 1.5-2 करोड़ थी तो अब 23-24 करोड़ है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब अगर डेथ्स होंगी तो उसी तादाद में हो सकती हैं। अच्छा, जहाँ तक वो बात है आपकी कि वैक्सीन कितनी सेफ़ है, देखें सारी वैक्सीन लग रही हैं, 12 बीमारियों की लग रही हैं, सारी सेफ़ हैं, इसलिए तो लोगों को बीमारियाँ कम होती हैं, बच्चों को, और डेथ्स कम हो रही हैं और वो बड़े हो रहे हैं, इनसे बचे हुए हैं। अगर ये वैक्सीन सेफ़ ना होती तो अब तक तो जितने अरसे से शुरू हुई हैं 30, 40, 50 साल से, तो अब तक तो ये बीमारियां बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन तो बीमारियां तो बहुत कम हो गई। ठीक है। और सेकेंडली देखें, जिन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, या इवन अब आपके UAE और जो फार ईस्ट के जो तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने वैक्सीन प्रॉपरली लगाई हैं, उनमें से अभी बीमारियां नहीं हैं। अब देखें ना, जैसे TB की वैक्सीन भी हम करते हैं बच्चों में। अब बहुत सारे मुल्क TB की वैक्सीन ही नहीं करते, वो कहते हैं हमारे मुल्क में TB है ही नहीं, हम क्यों करें। सेकेंडली हेपेटाइटिस B है। अब कई कंट्रीज ने हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी करना छोड़ दी। वो कहते हैं जी हमारे इतना सिक्योर हो गया एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं। टाइफाइड है, हम तो अभी हमारे जहाँ तो अभी लाखों की तादाद में टाइफाइड के केस होते हैं और हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में। अब दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज टाइफाइड की वैक्सीन ही नहीं करते। वो कहते हैं जी हमारे पीने का पानी और हमारे खाने पीने की चीज़ें इतनी सिक्योर और इतनी सेफ हैं कि वो हम कहते हैं, गारंटी करते हैं कि हमारे यहाँ से टाइफाइड का जरासीम या टाइफाइड का बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे लोगों ने वैक्सीन से किया है ना, तो ये सारी सेफ चीज़ें हैं, इसी का फायदा। और सब डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल, अगर हम गवर्नमेंट की एफर्ट की बात करें, गवर्नमेंट के ताउन की बात करें, वैक्सीन एक्सपेंसिव भी है, उसके बावजूद भी इतने बड़े जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि 4 करोड़ 70 लाख बच्चों को फ्री में मुहैया की जा रही है, हुकूमत की एफर्ट्स आप किस तरह से देख रहे हैं? पॉजिटिव वे में ही हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जो इतने बड़ी तादाद में बच्चों को लगाना, 2 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स काम करेंगे, अरबों बिलियंस ऑफ द रुपीज़ इस पे खर्च होते हैं वैक्सीन पे। अगर कोई इंडिविजुअली कराना चाहे या कराए, लोग कराते हैं तो उनके भी हज़ारों रुपए लगते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की ही तरफ से, और डोर टू डोर फैसिलिटी दी गई है। ये नहीं कहा गया कि जी आप आए, लाइनों में लगे, आके हॉस्पिटल्स में आए, सेंटरों पे आए, ये भी नहीं कहा गया ताकि किसी का टाइम ज़ाया ना हो। तो गवर्नमेंट को तो एफर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। देखें, पेरेंट्स की भी एफर्ट चाहिए, बिल्कुल। पेरेंट्स की 2 तरह से एफर्ट चाहिए। एक तो जैसे भी बात हम पहले कर रहे थे ना कि ये फैलता कैसे है। फैलता इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में फीको ओरल रूट, यानी फीको ओरल का मतलब है कि किसी के स्टूल से पानी में गया, पानी मिक्स हुआ, फिर खाने पीने की चीज़ में आ गया, या खाने की चीज़ में आ गया, किसी ने बाहर से खाना खाया, कोई चीज़ पानी पिया, उसमें आ गया। ये एक साइकिल अपना उस तरह कंप्लीट करता है। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, अपने खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ धो के खाना खाया करें, जो कि इस्लाम ने भी सिखाया और अब यूरोप भी सिखा रहा है। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले सिखाया, यूरोप आपको 50 साल से सिखा रहा है कि ये काम आप करेंगे तो आप बचेंगे। और सेकेंडली, अगर पीने के पानी का इशू आ रहा है तो पानी बॉयल कर लें, या कोई और तरीका रखें कि जैसे फिल्टर प्लांट्स लगे हैं वहाँ से लें। जब तक देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोग मुझे कहते हैं ना कि जी वैक्सीन हमने करवाई भी तो फिर भी हो गया। मैं कहता हूँ देखें, आपने हेलमेट पहना हुआ है ना, आप गिरेंगे, चोट, आपका सर बचेगा, चोट नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत मसला होगा, नहीं होगा। अगर आप खुदा ना खासा किसी ट्रेन के नीचे आ जाएंगे या ट्रक के नीचे आ जाएंगे तो फिर वो हेलमेट भी कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आपने वैक्सीनेटेड हैं टाइफाइड के अगेंस्ट या पोलियो के अगेंस्ट,
आपको कुछ नहीं होने लगा। लेकिन अगर आप हर रोज ऐसा पानी पीते हैं, हर रोज ऐसा खाना खाते हैं, तो आपको डैमेज करेगा, जिसमें लाखों की तादाद में जरासीम आपके अंदर ही जा रहे हैं, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम भी एक वक्त पे आके जवाब दे सकता है, ठीक है ना। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि खाने पीने की चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें जहाँ पे उनको आइडिया हो, थोड़ा सा असेसमेंट हो कि वो थोड़ी सी सेफ हैं, सिक्योर, जैसे सारे यूरोप में उन्होंने किया है। ठीक है, ये पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक है डॉक्टर साहब, टोटल जैसे 5 साल तक के बच्चों को कहा जाता है कि ये आपको वैक्सीन उनको लगवानी है या उनको पिलानी है, सॉरी, तो ये कितनी बार टोटल उन्हें पिलानी चाहिए? देखें, वैसे तो जो EPA का एक शेड्यूल है ना, उसमें तो 5 दफा पिलाई जाती है पोलियो ड्रॉप्स। हर साल में एक बार? नहीं, वो उसका डिफरेंस एक शेड्यूल है, लाइक बर्थ पे है, फिर 6 हफ्ते पे है, फिर 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, फिर साल सवा साल पे जाके। अब कुछ अरसे से इसके इंजेक्शन भी, पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, कई जगह पे 1 लगाया जाता है, 2 लगाए जाते हैं, इंजेक्शन भी इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जाता है। अगर यही स्केड्यूल लोग पूरा कर लेना, 5 वो कतरे और 2 इंजेक्शंस, तो आप समझ लेंगे 99.9% वैसे सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको भी पूरा नहीं करते, फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से ये बीमारी ऑफ एंड ऑन सर उठाती रहती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके को, पूरे कंट्री को, जैसे करोड़ों की तादाद में बच्चों को सामना करना पड़ा। आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप स्पीकर जाना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट एक कैरी करना पड़ता है जब भी आप किसी मुल्क में जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी हमारे मुल्क के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि एक अच्छा साइन भी नहीं है। नहीं, ये अच्छा साइन क्या है, ये तो देखें, इससे ऊपर भी बात जा सकती है। अगर कभी ऐसा हो कि सिर्फ पाकिस्तान रह जाए और वो उनको लगे कि पाकिस्तान एफर्ट नहीं कर रहा, तो वो ट्रेवल पाबंदी, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी लगा सकते हैं। लाइक वो हो सकता है वो कहते हैं कि आइंदा पाकिस्तान से हम इन 6 महीनों में पाकिस्तान के इन इलाकों से कोई बंदा हमारे कंट्री में नहीं आ सकता, जैसे अभी वो कई दफ़ा लगा देते हैं, ठीक है, तो वो लगा भी सकते हैं। जैसे आज से 4-5-6 साल पहले इंटीरियर सिंध में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड रिपोर्ट हुआ था, WHO ने किया था, तो उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की थी कि जो लोगों को कि उस इलाके में ना जाएं। अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपको मल्टीपल ड्रग्स के बावजूद भी शायद आपको आराम ना आ सके। तो इस तरह जब अगर पोलियो ना ठीक कंट्रोल हुआ या इस तरह की बीमारी जब सारी दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान एफर्ट अगर ना करे, तो हो सकता है वो पूरे पाकिस्तान पे भी पाबंदी लग सकती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी जगहों पर ये प्रॉब्लम हुई है। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करते रहे हैं, इस मुहिम में भी हम देख रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स होंगे जो घर घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उनके लिए कुछ जगहों पर मुश्किलात भी आई, कुछ पोलियो वर्कर्स को मारा भी गया, कुछ पोलियो वर्कर्स इस काम को करते हुए शहीद भी हुए हैं, कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी हुए हैं। उन लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि आपको मैसेज ऐसा कन्वे करें कि उनको ये पता चल सके कि कितना ज़रूरी है उनके बच्चे के लिए भी, पूरे माशरे के लिए भी। देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो लोग जाते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके बच्चों की फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई बहुत मसला है तो उनके साथ बदतमीजी तो मतलब बहुत दूर की बात है, मारना तो उससे भी दूर की बात है, तो उनसे तो वो बदतमीजी भी नहीं उनको करनी चाहिए। बात करें, उनसे पूछें जी वैक्सीन लगानी है। अगर उनको कोई मसला है किसी पेरेंट्स को कि जी हम लगवाने में प्रॉब्लम है, तो वो इनके पास फैसिलिटी है कि अपने सीनियर से बात करवा सकते हैं, मुलाकात करवा सकते हैं, डॉक्टर से मुलाकात करवा सकते हैं जो कि उनको समझा सकते हैं। लेकिन ये किसी के साथ जो आपकी फैसिलिटी के लिए आया हो, जैसे कोई टीचर है, आपके बच्चे को पढ़ाना आया हो, आप उस टीचर को मारें, उस टीचर के साथ बदतमीजी करें, किसी मतलब मौलवी साहब के साथ जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करें, जो कोई पोलियो वर्कर है या हेल्थ केयर गिवर है वो आपके बच्चों की या आपकी हेल्प के लिए आए, बिल्कुल। तो ये तो मतलब एथिक्स का एक समझ लेंगे बहुत निचला दर्जे पे। जो लोग अब नहीं ये लगवा रहे और वो इस चीज़ पर अग्री नहीं हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन, उनके खिलाफ कोई सख्ती, कोई इस तरह के कवानीन मौजूद हैं? कैसे लोगों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कंट्रोल तो करना है हर हाल में। जी बिल्कुल सही, कंट्रोल हर हाल में करना है। इस तरह के लोगों के लिए एक तो ज़रूरी है कि उन लोगों की किसी तरीके से कोई भी थोड़ा सा जो सीनियर डॉक्टर या सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल काउंसलिंग कर दी जाए, हाँ काउंसलिंग करवा दी जाए। सेकेंडली देखें, कानून के बगैर, सख्ती के बगैर तो कुरान ने भी कहा कि जी मतलब जज़ा सज़ा तो कुरान ने लिख दी है। जिसने इंसान को बनाया, जिस खुदा ने इंसान को बनाया है, उसने उसके मैनुअल में लिख दिया कि जज़ा सज़ा के बगैर ये इंसान नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ठीक है, अगर किसी को सज़ा ही नहीं देंगे आप, सख्ती नहीं करेंगे आप, सख्ती मतलब होनी चाहिए। अगर कोई कहता है वैक्सीनेशन नहीं करानी, उसकी जॉब्स के लिए, उनकी हर चीज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए। अब देखें ना, लोग अगर मतलब उनकी फेसबुक पे पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया खत्म करें सबका। जो कहता है जी वैक्सीनेशन नहीं करानी ना, उनका सोशल मीडिया खत्म करें, वो मेरे ख्याल में शायद फटाफट करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा, पोलियो वैक्सीन ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे खास तिबी हालात किसी बच्चे के जिसमें उससे फिर हमें ज़रा इज्तनाब कर लेना चाहिए, कोई ऐसी है सिचुएशन? देखें,
वो बहुत रेयर होते हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल कोई खुदा ना खास्ता कैंसर का बच्चा है, ठीक है, वो कैंसर की दवाइयाँ ले रहा है, या कोई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे बच्चा है, या इस तरह की और बीमारियां हैं जिसमें हम कहते हैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है ये तो। हाँ, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। उनको हम कहते हैं कि जी ठीक है, इनको हम अभी नहीं देते, वेट करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ में से निकल आए, जो मेन उनका ट्रीटमेंट है पहले वो हो जाए। हाँ जी, और उसके लिए भी इंजेक्टेबल जो पोलियो है वो फिर भी उसमें कोई इशू नहीं, सिर्फ ओरल पोलियो का होता है कि वो वायरस चूँकि होता है इस तरह, तो उनको इंजेक्टेबल पोलियो लगाया जा सकता है। और दूसरा यह कि ये बहुत ही रेयर है। देखें, अगर किसी ने पहले आप समझ लें 5-6 महीने में 4 दफ़ा पोलियो ड्रॉप्स पिला लिए हैं, उस वक्त उसको ये बीमारी नहीं लगी थी, अगर वो उस वक्त इम्यून है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें कुव्वत मुदाफ़त की कमी है, ठीक है, अगर वो वैक्सीनेटेड होंगे ना पहले, तो उनको इस बीमारी के दौरान इन बीमारियों का हमला नहीं होगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इससे पहले कि इस तरह की कोई बीमारी आए, अब वैसी सारी वैक्सीनेशन करवा लें, बच्चे को उससे फिर सेव कर दिया जाए। पोलियो की वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ओवरऑल वैक्सीनेशन है बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम ये करते हैं कि तमाम मालूमात आपके लिए भी मुफीद रही होंगी और जिस तरह से 2 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स हैं घर घर जाकर इस पोलियो मुहिम को सरअंजाम देंगे, बच्चों को कतरे पिलाएंगे, तो उनके साथ हम सबको ताउन करने की ज़रूरत है और ये यकीनी बनाना है कि हम हर बच्चे को वैक्सीन पिलवाएं ताकि हमारा जो मुआशरा है वो पोलियो फ्री हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, आज 16 दिसंबर है, वो दिन जब पाकिस्तान के दिल में एक ऐसा जख्म लगा था जो कभी नहीं भर सकता। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 132 मासूम बच्चे और 17 असातिज़ा अपने खून से तारीख रकम कर गए। एक ऐसा दिन जब दहशतगर्दों ने न सिर्फ मासूम जानों को छीन लिया बल्कि कौम के दिलों को भी चाक कर दिया। यह दिन हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगा क्योंकि ये वो दिन था जिसमें पाकिस्तान की तारीख का गमगीन और दिल दहला देने वाला बाब रकम हुआ। 16 दिसंबर 2014 का दिन पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन था। इस दिन पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल APS में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला करके 132 मासूम तालिब इल्मों और 17 असातिज़ा को शहीद कर दिया था। वो बच्चे जो अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हे गुजारने की उम्र में थे, दहशतगर्दों के हाथों अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। यह हमला एक ऐसा सानेहा था जिसकी हौलनाकी और दहशतगर्दों की सफाकियत को अल्फाज में बयान करना भी मुश्किल है। वो मासूम चेहरे जो कभी ज़िंदगी की खुशियों से सरशार थे, आज भी हमारे दिलों में एक दर्दनाक याद बनकर जिंदा हैं। आज इस सानहे को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर इस सानहे की यादें और इससे जुड़े दुख लवाहिकीन के दिलों में आज भी ताज़ा हैं। वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले खेलते हुए खुशखबरियों में मसरूफ़ देखा था, आज वही वालिदैन अपनी आंखों में अश्कों की नुमाइश के साथ अपने बच्चों की कमी को महसूस करते हैं। इन ज़ख्मों को वक्त गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर भुलाया नहीं जा सकता और जब इस दिन को याद किया जाता है तो उनकी आंखों में वही गम, वही दर्द, वही अफसोस और वही यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि यह सानेहा कौम के हौसलों को पस्त नहीं कर सका। अगरचे हमें अपने अजीज़ों को इस तरह से छीनने का दुख हुआ, लेकिन इस सानहे ने कौम की हिम्मत और अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शी। आज लवाहिकीन अपने शहीद बच्चों की कुर्बानी को याद करते हुए फ़ख्र के साथ उनकी याद को ज़िंदा रखे हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। उनकी कुर्बानी ने हमें एक नया अज़्म दिया है, एक नया जज्बा दिया है कि हमें इन बच्चों के ख्वाबों को मुकम्मल करना है, इनके ख्वाबों को हकीकत बनाना है और उनकी कुर्बानियों को याद करके कौम को मज़ीद मजबूत बनाना है। आज जब हम साने APS को याद करते हैं तो हमें यह अहद करना होगा कि हम शहदा की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे। इनके ख्वाबों को पूरा करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इन शहदा के वालिदैन जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे के बावजूद अपने अज़्म को बरकरार रखा, उनसे हमें सीखना है कि ज़िंदगी के सबसे कठिन वक्त में भी हमें अपने वतन के लिए खड़ा होना है। उन वालिदैन के हौसले, उनके अज़्म और उनकी कुर्बानियों का हमें एहतराम करना होगा क्योंकि उनके दिलों में अपने शहीद बच्चों की यादें और उनकी कुर्बानियाँ हमेशा जिंदा रहेंगी। दहशतगर्दों ने हमें हमारे बच्चों से जुदा किया, लेकिन बच्चों की कुर्बानी ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। यह सानेहा न सिर्फ एक गमीन वाक़या था बल्कि एक नज़्म और नई तहरीक पैदा करने का सबब भी बना। आज उनके खून से रोशन होने वाली राह पर हमें अपने वतन को मजबूत बनाना है। आज हमें शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए यह अहद करना है कि हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे और अपने वतन की खिदमत में अपना किरदार अदा करेंगे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी, चाहे हालात जैसे भी हों, हमें हमेशा अपने वतन के लिए खड़े रहना चाहिए। इन बच्चों की कुर्बानियों को याद करके हमें अपने वतन को उनका सच्चा खिराज अकीदत पेश करना है और आज हमें अहद करना है कि हम अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे ताकि इन शहदा की कुर्बानियों का मकसद पूरा हो सके। यह दिन 16 दिसंबर हमेशा हमारे दिलों में एक अजीम अज़्म और हौसला पैदा करता रहेगा। इन शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए हम अपने वतन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि इन बच्चों ने अपनी जानों का नजराना देकर
हमें एक नई राह दिखाई। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट की जिन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 5 साल सुफियान महसूद ने इंडिया के एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सुफियान ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स करके न सिर्फ इंडिया के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा बल्कि अपनी महारत और लगन का शानदार मुजाहरा भी किया। उनकी कामयाबी और उनके ख़ानदान के किरदार पर हम उनसे बात करेंगे। सुफियान महसूद की जो ये शानदार कामयाबी, उसके पीछे उनकी मेहनत है, वालिदैन की सपोर्ट है और ख़ास तौर पर उनके जो वालिद हैं इरफान महसूद की रहनुमाई भी शामिल है, जो कि खुद एक बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। और ये कारनामा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है हमें उसे पहचानने की और उसे सपोर्ट करने की। सबसे पहले हम बात करेंगे सुफियान महसूद और इरफान महसूद ने हमें ज्वाइन किया है। सुफियान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। लास्ट टाइम भी मेरी प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आप ब्रेक कर रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में किस तरह से ये सब कर रहे हैं आप? शर्माइए नहीं, बोलिए। कह रहे कि आपने कैसे ये कार्ड बनाया, कौन सा रिकॉर्ड, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बाबा ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं? जी, ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, और कितनी तैयारी की फिर आपने? रोजाना कितने घंटे प्रैक्टिस करते रहे आप? 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड मैंने पहले भी आपने किसी इंडियन का रिकॉर्ड ही तोड़ा था, अभी भी आपने एक इंडियन बच्चे का रिकॉर्ड ही तोड़ा है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है। तो आपके जो दोस्त हैं वो उन्होंने आपको मुबारकबाद दी है रिकॉर्ड तोड़ने पे, वो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस करें, ठीक है। अच्छा इरफान, आप ये बताइएगा, आप पहले भी हमारे शो में आए हैं, पहले भी हमारी सुफियान से भी बात हुई है, किस तरह से तैयार करते हैं? बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे को ट्रेन करना इस तरह से? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जो गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, ये चूंकि वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होती हैं जी। पहले जो गिनीज रिकॉर्ड था वो काफी डिफिकल्ट रिकॉर्ड था, उसके लिए फिर हमने 5-6 महीने प्रैक्टिस की हुई थी। हमारी जो क्लब है, एकेडमी है, वहाँ पे हम तकरीबन 2 टाइम हमारी प्रैक्टिस होती है, असर से मगरिब और मगरिब से इशा। तो सुफियान भी मेरे साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने देखा था, तो इसके लिए 5 दिन सुफियान ने प्रैक्टिस की और बड़े मार्जिन से ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। तकरीबन 5 दिन इसने सिर्फ प्रैक्टिस की, ये ऑलरेडी तैयार था इस रिकॉर्ड की। ठीक है, और अभी सुफियान के पास कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कितनों की तैयारी अब जारी है? क्योंकि आपकी जब हम लिस्ट देखते हैं इरफान, तो आपके पास भी एक लंबी फहरिस्त है। मैं चाहूंगा वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने हो चुके हैं। क्या ना बताएं, कौन कौन से रिकॉर्ड? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, 122 अप्रूव्ड हैं। कुछ मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस मैंने की, और सुफियान भी अपने रिकॉर्ड्स के हवाले से बताए। कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने? एक वाला चैलेंज, नी 12 स्ट्राइक, चलें ठीक हो गया। अच्छा इरफान, अपनी तो अचीवमेंट्स पर इंसान को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब अपना बेटा, अपनी औलाद कोई अचीवमेंट लेती है, आलमी रिकॉर्ड जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सुफियान ने तोड़ा है, उस पर कैसी खुशी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह काफी खुशी महसूस होती है। हमारी एकेडमी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के 17 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो हमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अचीवमेंट तो ज्यादा अच्छा लगता है कि वो जो मैं उनको मेहनत करवा रहा हूँ वो कुछ अचीव करें। तो उनकी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव्ड होते हैं या कोई और अचीवमेंट वगैरह होती हैं, तो उस पर ज्यादा खुशी। ठीक है। अच्छा, सुफियान को इस तरह से मार्शल आर्ट्स में खुद दिलचस्पी थी या आपका भी कुछ रोल रहा है इसमें? आपको देखते रहे हैं तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? बिल्कुल, हमारी जो मैं यहाँ पे एकेडमी भी रन कर रहा हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो हमारी वीडियोस ये देखता रहता है। ठीक है, ये खुद इंटरेस्ट इन चीजों में। ठीक है, और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्योंकि आप एक वालिद भी हैं, फिर कोच भी हैं,
तो वो कोचिंग के दौरान एक मोहब्बत वालिद की भी आ जाती है या फिर कोचिंग करते हुए सख्ती रखते हैं? नहीं, चूंकि ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को फिर उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो उसमें इंटरेस्ट लें, उस पर ज्यादा सख्ती नहीं करते, ज्यादा उसको डांटते नहीं है, ज्यादा टफ एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करवाते, प्यार से हर चीज सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि ये आपने करना है। ठीक है। और पाकिस्तान में आप किस तरह से देख रहे हैं मार्शल आर्ट्स के फरोग के लिए? आप क्या समझते हैं कौन से इकदाम बड़े जरूरी हैं जो इस वक्त होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा कि यहाँ पे काफी वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो एथलीट्स हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर इनको थोड़ी भी जो सपोर्ट वगैरह हासिल हो जाए तो इंशाल्लाह ये काफी आगे जा सकते हैं, काफी मेडल, काफी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर सकते हैं। ठीक है। अब इरफान, जिस तरह से सपोर्ट के हवाले से आपने बात की, अब आपके ख़ानदान के इतने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आपके पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें या किसी डिपार्टमेंटल सतह पर हम बात करें, तो कभी कोई सपोर्ट मिली आपको? बदकिस्मती है कि उस लेवल पे सपोर्ट हमें हासिल नहीं होती। गवर्नमेंट लेवल पे हमारे साथ बातें वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमें वक्तन सपोर्ट करते रहते हैं, तो उनकी सपोर्ट हासिल होती है। बाकी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स के लिए बने हुए हैं वो लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो अभी पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, बहुत से इदारे आपको सुन रहे होंगे कि उनके लिए मैसेज देना चाहते हो, उनको कुछ कहना चाहते हो कि इस तरह से हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि यहाँ पे देखें, हमारी जो मार्शल आर्ट कम्युनिटी है ये मुखलिस होके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अक्सर लड़के अपने एक्सपेंसेस पे बाहर मुल्कों में कंपटीशन के लिए जाते रहते हैं, उनका कोई गर्ज नहीं होता, कोई लालच नहीं होती, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अगर उनको थोड़ी सपोर्ट वगैरह मिल जाए, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो वो मजीद पाकिस्तान को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी अकेडमी भी है इरफान, वहां पर कितने बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं और वो अकेडमी का सिस्टम किस तरह से चल रहा है? हमारी अकेडमी है वहाँ सेकंड टाइम हमारी, यानी असर के बाद हमारी वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं इशा तक। उसमें अब तक 17 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, और काफी स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। हमारी अकेडमी है, उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो हम खुद, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जमा करते हैं, उनके रेंट वगैरह वो हर चीज खुद अपनी मदद आपके देता है। ठीक है। और बच्चों का रिस्पॉन्स आप कैसा देख रहे हैं मार्शल आर्ट्स को लेकर? चूंकि ये डेरा इस्माइल खान काफी बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे उस लेवल की जो मेंटेलिटी थी स्पोर्ट्स के हवाले से वो काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ सालों से मेहनत, लगातार मेहनत की वजह से काफी आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे भिजवाते हैं और काफी अच्छा फील करते हैं। ठीक है। अच्छा, सुफियान के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड आपके ज़हन में है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करना है और सुफियान ये कर सकते हैं? कौन सा रिकॉर्ड है? जंपिंग जैक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। उसकी वो ट्रेनिंग इंशाल्लाह, जैसे वहां से वो एप्लीकेशन अप्रूव होगी हम अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह वो भी। और किसके पास है अभी ये टाइटल? ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी अभी तक किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है। और आप अभी कौन से नेक्स्ट रिकॉर्ड की खुद से तैयारी कर रहे हैं जो आप फिर अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आएगा? काफी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं और काफी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पुशअप्स के हैं, स्क्वाट्स के हैं, जो 2 उंगलियों के साथ पुशअप्स हैं, 100 पाउंड 80 पाउंड वजन के साथ मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं। उनकी मैंने तैयारी भी कर रहा हूँ और कुछ मैंने ब्रेक भी किए हुए, इंशाल्लाह वो एज अ सरप्राइज आप लोगों को फिर पता चल जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुफियान महसूद और उनके वालिद इरफान महसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। जिस तरह से पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम होने अभी ज़रूरी हैं। हम देख रहे हैं कि इस फैमिली के पास इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम हुकूमती सतह के हवाले से बात करें या किसी डिपार्टमेंटल सतह पर बात करें तो उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान से भी हम ये अपील करते हैं कि हमारे जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, उनको भी क्लेम किया जाए, उनकी भी हेल्प की जाए और उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुफियान महसूद और इरफान महसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से खुशखबरी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। दूसरी तरफ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक ही हफ्ते में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके शायकीन को हैरानकुन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। इसके साथ ही जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज में पाकिस्तान को मुसलसल नाकामी का सामना रहा और तीसरा मैच बारिश की नजर होने के बाद जनूबी अफ्रीका ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। ये तमाम खबरें कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और इंतजामी फैसलों पर कई सवालात खड़े कर रही हैं। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम मामला तय कर लिए हैं और ICC जल्द ही इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। इस अहम पेशरफ्त के कुछ अहम नकात भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी जिसके मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी और पाक भारत मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC वुमेन्स टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। ये पेशरफ्त पाकिस्तान के क्रिकेट मदाहों के लिए खुशाइंद है क्योंकि इससे पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मजीद इम्कानात रोशन हो रहे हैं और इससे जाहिर ये भी होता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुलने वाले हैं जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट की कामयाबियों में एक अहम किरदार होगा। इसके साथ साथ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट के हवाले से हम बताएं कि गुज़श्ता 3 दिनों में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है जो कि शायकीन के लिए एक हैरानकुन पेशरफ्त थी। मोहम्मद इरफान तवीलुल कामत फास्ट बॉलर जिन्होंने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उन्होंने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में अपनी एक खास पहचान बनाई। वो रिटायर हो चुके हैं। मोहम्मद आमिर जो कि अपने मुतनाज़ा करियर के बावजूद स्विंग बॉलिंग जो मोहम्मद आमिर की है वो हमेशा याद रखी जाएगी। आमिर ने पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में अहम फतवाहत में अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ इमाद वसीम हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से कौमी टीम को कई अहम मैचेस जिताने में मदद की। इनकी ऑलराउंड सलाहियतों ने पाकिस्तान को कई मुश्किल हालात से निकाला। इसके बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान की नाकामी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ में नाकामी का सामना किया और सीरीज़ के तीनों मैचेस में से जो एक मैच था वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन दूसरे और पहले मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मैच की बात करें तो जनूबी अफ्रीका ने 11 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी और तीसरा जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तल्लत ने हमें इस वक्त शो में ज्वाइन किया। बकर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइएगा कि हाइब्रिड मॉडल पर अहमद दरामद से पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात पर आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को फतह मिली है। पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहा, अपने मौके पर कायम रहा, अटल रहा, तो अभी अच्छी खबर सामने आ चुकी है। अनवर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आइडियल तो ये था कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में होते। 3 वेन्यूज हमने सिलेक्ट किए हुए, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, और इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस थे वो लाहौर में स्टेशन किए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह भारतीय सरकार का एक वजह सामने रखकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान के लिए इसलिए भी सरप्राइजिंग था कि अक्टूबर की अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स उठा के देख ले अनवर, तो इंक्लूडिंग इंडिया जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जाकर खेलेंगे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इंडिया का ये कंसर्न शो हुआ। ICC को उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, जिसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि 8 वीक्स रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने में। ICC का इवेंट है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन इस डेडलॉक को आखिर टूटना था और वो टूटा। कुछ विन विन सिचुएशन सामने हमें नजर आई। तो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया था इंडिया ने
चाह रहे थे कि हम जितने भी मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, और न्यूट्रल वेन्यू से यहाँ नॉर्मली ये मुराद दी जाती है कि यूएई में या दुबई में ये मैचेस खेले जाए। ऑल्दो पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा कोलंबो को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन 99% चांसेस यही है कि इंडिया के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, क्योंकि कोलंबो की जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ी सी फ्लाइट भी ज्यादा है और पाकिस्तान के लिए मोबिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने साथ ये सामने रखा कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, और चूंकि 2031 तक 4 आईसीसी के इवेंट्स हैं जो इंडिया में होने, तो एटलीस्ट नेक्स्ट इवेंट में पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि इक्वालिटी के तौर पर चाहिए। तो इसी तरह ये डिसाइड हुआ, ये डेडलॉक खत्म हुआ, और आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका स्केड्यूल है वो भी अनाउंस हो जाएगा। इसमें सिर्फ देखने की चीज ये होगी कि जो मैचेस अब यूएई में या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे तो उनका बाकी मैचेस पे क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि टीम्स वहां पर स्टेशन करेंगी नहीं करेंगी, वापस आएंगी, तो ये सारी बोर्डिंग और लॉजिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने अभी डिसाइड होना है। आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियली तो सारी चीजें सेटल डाउन हो गई हैं, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी वेट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्टांस की यहाँ तारीफ करनी चाहिए कि इससे पहले हमने देखा कि का बड़ा वीकर स्टांस रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रही, लेकिन यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो बात कही कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बराबरी की बुनियाद पर लेंगे, वैसा ही देखने को मिला। और ना सिर्फ यहां पर बात खत्म हुई, बल्कि पाकिस्तान ने पैसों के बजाय प्रायोरिटी दी कि हमें आईसीसी का एक और इवेंट 2031 से पहले दे दिया जाए। इसमें भी पाकिस्तान कामयाब रहा, और 2027 और 31 के दरमियान के साइकिल में वुमेन्स वर्ल्ड कप है जो आईसीसी का, वो पाकिस्तान उसकी मेजबानी भी करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात बहुत जरूरी है कि भारत को क्रिकेट और स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को अलग करना होगा, वरना ये चीजें दोनों साथ नहीं चल, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे और वो करना भी नहीं चाह रहे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी ऑब्वियसली इसमें मुशावरत हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कामयाबी है, लेकिन आपको लगता है जो की एलिमेंट है वो मोहसिन नकवी खुद रहे हैं, वो जिस हवाले से एक्टिव रहे हैं, जो रिजिड स्टांस पर वो कायम रहे, इसकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ, तो क्रेडिट देना तो बनता है मोहसिन नकवी साहब को। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी स्टेटमेंट भी रखी, और उसी को फॉलो करते रहे। 2 से 3 विजिट्स भी किए मोहसिन नकवी ने दुबई में, लेकिन लाइव जितने भी इंटरेक्शंस थे अनवार, और जितने भी डेलीगेशंस के साथ जो मीटिंग्स थी, वो जो अभी रिसेंटली जिनको खत्म किया गया, जो पाकिस्तान के एक्स सीईओ थे सलमान नसीर, वो करते रहे, और अभी भी वो दुबई में मौजूद है। जितनी भी निगोशिएशंस है लाइव वो करते रहे। भारतीय बोर्ड से लेके आईसीसी के जितने भी हाई डेलीगेट्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग्स रही, ऑन एंड ऑफ वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है मोहसिन नकवी के साथ शेयर करते रहे। तो एक टीम वर्क हमें दिखाई, ऐसा लगा कि पॉलिसी जो बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बिल्कुल क्लैरिटी थी उसके अंदर, इसीलिए आसानी हुई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। इससे पहले हम देखते थे कि पॉलिसी मेकिंग में जब बैठते थे चेयरमैन कोई और होता था, इंप्लीमेंटेशन के टाइम कोई और हेड होता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कंसिस्टेंसी नहीं होती थी उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना पड़ता था। लेकिन इस दफा चूंकि इलेक्टेड चेयरमैन है मोहसिन नकवी, 3 साल का उनकी टेन्योर ब्रैकेट है, तो ये जो पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है लॉन्गर रन में, और ये बहुत खुशाइंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, रबू अकर 3 दिन में 3 क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं? मोहम्मद आमिर की हम बात करें, इमाद वसीम की बात करें, या अगर मोहम्मद इरफान की भी हम बात कर लें, तो ये तमाम जो तीनों खिलाड़ी, इनकी खिदमत से आपको लगता है पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया, इनको हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया? देखिए, क्रिकेट बोर्ड डिजिटलाइज हो गई है, कमर्शियलाइज हो गई है। आपने देखा कि पहले इतनी ज्यादा लीग्स नहीं हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन आ गया क्रिकेट के अंदर, बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हो गए, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे में जब आप अगर देखें कि आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है या आपका फोकस जो है वो ज्यादा लीग के ऊपर होगा, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पॉलिसी भी बना दी है, तो एक फिस्कल ईयर में आप 2 एनओसीज देंगे किसी भी इंटरनेशनल लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो प्लेयर जो ज्यादातर रिलाई कर रहे हैं, व्हाइट बॉल खेल रहे हैं, और व्हाइट बॉल में भी जो लिमिटेड एडिशन है T20 उसको खेल रहे हैं, तो ऐसे में प्लेयर्स की ये शायद पर्सनल चॉइस दिखाई दे रही है कि वो प्रेफर कर रहे हैं कि हमने अगर लीग्स खेलनी है तो फिर पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्टैक्ट उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को शायद उस तरह हम यूटिलाइज नहीं कर सके, और वो भी शायद उस तरह टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सके जितना उनमें पोटेंशियल और जितना हमें नजर आ रहा था। वसीम अकरम जैसे अगर लेजेंडरी बॉलर भी अगर ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर मुझसे ज्यादा बेहतर बॉलर थे, तो इसका मतलब है हम मोहम्मद आमिर से वो सर्विसेज नहीं ले सके जिसका वो हाई लेवल
लेवल या पोटेंशियल स्पार्क उनके अंदर मौजूद था। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म के कैरियर्स रहे। इमाद वसीम ने व्हाइट बॉल में पाकिस्तान को बहुत अच्छी फतवात दिलवाई, रिप्रेजेंट किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर किया इन प्लेयर्स ने फ्रेंचाइज क्रिकेट को अपनी अवेलेबिलिटी शो करने के लिए। तो दिस शोज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब कुछ डिसीजंस मेकिंग में थोड़ी सी ज्यादा चेंजिंग लानी पड़ेगी, कोई अट्रैक्शन लानी पड़ेगी, थोड़े से ज्यादा जो आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बेहतर करना पड़ेगा, ताकि इस तरह का जो हमारा टैलेंट ड्रेन है वो कम हो। ठीक है। अच्छा, वो कर दूसरा, आप ये समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा जैसे पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली अब एक ब्रांड बन चुका है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी आई हैं कि जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया उसको फौरन उठाते हैं और पाकिस्तान की मेन टीम में लेके आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौजवान क्रिकेटर्स को जो तैयार करने के लिए फिर उनकी हिकमत अमली, आपको लगता है कि ये मौसर है, ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? फिर बाद में उन्हीं प्लेयर्स को फिर हम देखते हैं कि वो टीम में भी नहीं रहते, वो सिर्फ PSL खेलते रहते हैं या फिर वहां से भी गायब हो जाते हैं। देखिए, एक चीज तो डिसाइडेड है अनवार कि आपने 15 या 16 का स्क्वाड लेकर जाना होता है, उसमें प्लेइंग 11 आपने 11 प्लेयर्स की रखनी होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब से PSL स्टार्ट हुआ, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट स्टार्ट हुई, तो एक हमने देखा टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गई है कि जिस फ्रेंचाइज का कोई प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा है तो एक लॉबी स्टार्ट हो जाती है उसको नेशनल टीम में भिजवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैनेजमेंट, वो कोचेज जो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी सर्विसेज दे रही है उसको बोर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए नजर आ रहा है। देखिए, इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाती है कि अगर आपका एक कोच जो किसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पाकिस्तान की नेशनल टीम का चीफ सिलेक्टर भी है, तो डेफिनेटली वो किसी को फेवर करेगा और उसमें पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम एक प्राइम एग्जांपल उस्मान खान की उठाकर देख लेते हैं कि उस्मान खान की बैक टू बैक 2-3 सेंचुरीज की वजह से हमने उनको उठाया, इंटरनेशनल टीम में लेकर आए, इवन दो कि वो UAE को रिप्रेजेंट करने लगे थे, वो पाकिस्तान में एज अ फॉरेन प्लेयर खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग को, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छे होने के बजाय नीचे आती रही। इसका ये मतलब है कि PSL में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओवरनाइट आपको उसको उठाकर नेशनल टीम में लेकर आए। आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जब तक उसको कोई उस सर्किट को फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं देखेगा, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी और इंटरनेशनल मटेरियल हम नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज रही है उसमें आप क्या समझते हैं, शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब किसी दिन हम देख रहे हैं कि बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बैटिंग अगर चल गई है, एक टारगेट हमने अच्छा रख दिया था अगली टीम के सामने, तो फिर बॉलर्स उसको डिफेंड नहीं कर पाए हैं, तो प्रॉब्लम फिर कहां पर है? देखिए, हमारा सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में जो दूसरा मैच था वहां की जो विकेट है वो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग रन्स की वजह से जानी जाती है। अभी लास्ट ईयर जब इंडिया ने विजिट किया तो उन्होंने 250 प्लस स्कोर किया यहाँ पर, तो 200 जो था इट वाज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, ये पार स्कोर था उस वेन्यू को सामने रखते हुए। और हमेशा हमने देखा कि जो स्टैट्स बताते हैं कि अगर आपने वहां टॉस जीता तो टीम ज्यादा प्रेफर करती है कि हम चेज ऑन करें। ये बड़ा ही बोल्ड डिसीजन था रिजवान का कि 200 रन तो उन्होंने पोस्ट कर दिए थैंक्स टू साइम अयूब की। अगर साइम अयूब की वो इनिंग्स निकाल दें तो पाकिस्तान का इस मैच में भी कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा था। प्रॉब्लम बेसिकली हमें आ रही है, अगर पहला मैच भी उठा के देखें, कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो अप्रोच रही है उसने पाकिस्तान को काफी सक्सेस दी है ओवर द पीरियड, लेकिन अब आखिरी कुछ 2 साल से जो स्टैंडर्ड ऑफ T20 क्रिकेट है वो डायमेंशंस बिल्कुल चेंज हो गई हैं। जो इन दोनों का टेम्पलेट है वो आउटडेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए रिजवान को कि वो बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जब वो स्ट्राइक रेट अपना तेज भी करते हैं तो 15 का रन पर ओवर 12 तक तो आ जाता है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को राइट अप फ्रंट में साइम अयूब जैसे प्लेयर्स चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सके, मॉडर्न डे क्रिकेट को कंपीट कर सके। और अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम इंडिया की फ्लिप साइड पे बात देखें तो इस बार 5 से 7 उनके बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, और पाकिस्तान के आखिरी 2 साल में सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन थे जिनके 140s में स्ट्राइक रेट है। और मजे की बात यह कि वो दोनों इस टाइम टीम से बाहर हैं। फखर जमान और शादाब खान की मैं बात कर रहा हूं। शादाब खान की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हमने उनको टीम में तो बाहर किया हुआ, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में जो उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंसेज है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 140 वो हम इग्नोर किए जा रहे हैं। लेकिन फखर जमान की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इस वक्त वो टीम से बाहर है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फिर इत्तला दी जाती है कि कहीं ना कहीं वो बीमार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ओपनिंग पेयर अभी तक हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका, हम उसमें काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं। बेशक वो वनडे की हम बात कर लें या हम T20 की बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, ओपनिंग पेयर हम अभी तक फाइनल नहीं कर सके।
कोई भी हमारा एक्स क्रिकेटर हो, लेजेंडरी हो, मैनेजमेंट हो या कोचेज अनवार, जब वो टीम से बाहर होते हैं या किसी ऑफिशियल रोल से बाहर होते हैं तो बहुत ज्यादा सजेशंस देते हैं, टीवी शोज पे भी आके बड़ी बात करते हैं। अगर हम आकिब जावेद की भी बात करें जो आपके ऑल इन ऑल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वो बाहर बैठ के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के ओपनिंग प्लेयर को कि ये बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब अब वो उस रोल में है कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो उस प्लेयर को नहीं तोड़ पा रहे। देखिए समझ से बाहर है कि आपके दो इंपैक्ट प्लेयर्स ने T20 में, साइम अयूब वो ओपनर नहीं आ रहा, फखर जमान जो सबसे बड़ा आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो टीम से बाहर है। किसी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट टीम में फखर जमान और साइम अयूब के होते हुए अगर कोई और उनकी जगह में किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर आप बाबर और रिजवान को भी साइड पे रखते तो फखर और साइम के होते हुए अगर आप किसी और को 1, 2, 3 में खिला रहे हैं तो यहां से आप देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितना रन पोस्ट करना है अपने स्कोर कार्ड में। तो 200 रन का जो टारगेट है वो कैसे चेज करना, ये पॉसिबल नहीं है। 110, 105 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स जब आपको 10, 11, 12 के रन पर ओवर का स्कोर चाहिए होता है वो नहीं बना सकते। तो ये आउटडेटेड क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट को कंपीट करने के लिए आपको मॉडर्न डे के सॉल्यूशंस निकालने होंगे। और आकिब जावेद जो बाहर बैठ के चीजें बताते थे, अगर यहां उससे आधी भी इंप्लीमेंट कर दें तो चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद अब ऑल इन ऑल हैं, यकीनी तौर पर गैरी क्रिस्टन नहीं रह सके उनके आगे, गिलेस्पी उनके सामने नहीं रह सके, तो फिर बाबर और रिजवान के इस इशू को लेकर क्या आपको लगता है कि फिर वो उनके इस इशू पर काम कर रहे हैं, उनकी गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वक्त दिया जा रहा है इन दोनों प्लेयर्स को? देखिए ऐसा लग रहा है कि ये साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज थी ये लास्ट चांस था इस ओपनिंग पेयर का। यहां से डिसाइड होना था कि हमने में इनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मुझे नेक्स्ट T20 सीरीज में एटलीस्ट बाबर और रिजवान अगट्ठे ओपनिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दोनों में से किसी एक को शफल करके 1 डाउन में लाना होगा। एटलीस्ट ये एक चेंज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब को प्रमोट करना होगा और साथ ही साथ आप कितनी देर फखर जमान को टीम से बाहर रख सकते हैं। जब फखर की इंक्लूजन स्क्वाड में होगी तो वो एक ऑटोमेटिक चॉइस है। तो नंबर्स में शफलिंग आपको बहुत ज्यादा जरूर नजर आएगी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आकिब जावेद ने, हमने देखा कि रिसेंट पास्ट में 2-3 सीरीज में बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और उन्होंने पे ऑफ भी किया है। आप जब तक अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेंगे, अगर आप ये चीज देखते रहेंगे कि पॉपुलर डिसीजन क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है, इस तरह आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे। और स्टार कोई भी है, जितना भी बड़ा सुपरस्टार है, पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान के नाम से बड़ा नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को उसके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं मिल रही तो शायद उसको भी पर्सनल कैपेसिटी में सोचना चाहिए और स्टेप डाउन करना चाहिए। ठीक है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनली बस लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि टीम की जो एक फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो सकेगी? कुछ पुराने प्लेयर्स हैं वो एडअप हो जाएंगे, जो हमारे कुछ अभी प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन मिलाकर होगा? मैनेजमेंट की हिकमत अमली क्या लगता है आपको, क्या होगी? हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो क्रिकेट रही है 50 ओवर्स की, वो एशियन कंडीशंस में हमने बहुत ज्यादा इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन सीना कंडीशंस में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर आईसीसी का इवेंट है तो हम कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सके। हमने जितने भी वर्ल्ड कप जीते वो एशियन कंडीशंस में नहीं जीते। हालांकि ये ज्यादा सूट करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। तो यहाँ पे जो क्रिकेट होगी हाई स्कोरिंग होगी। अगेन वही वाली बात है, ज्यादा स्किल्स टेस्ट होगा। यहाँ पे बॉलर्स का भी टेस्टिंग होगी क्योंकि पिचेस बॉलर्स को इतना सूट नहीं करती। तो यहाँ पे आपकी फास्ट बॉलिंग, स्पिन ऑप्शन सारों को यूटिलाइज करना होगा। और कैप्टनसी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह आपकी केमिस्ट्री बनती है, प्लेइंग 11 आप कैसे सिलेक्ट करते हैं और जो बंच ऑफ प्लेयर्स है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि आपके पास सीनियर प्लेयर्स इस टाइम 2-3 ही रह गए जिनको आप रिजवान, बाबर को कह सकते हैं। बाकी आपने यंग ब्लड को साथ कैरी करके रखना है। और बॉलिंग बहुत जरूरी है। जो भी टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो बॉलिंग के बलबूते पे जीतेगी। क्योंकि बैटिंग तो हमने देखा कि बहुत सारी टीम्स के पास एटलीस्ट एक जैसी ऑलमोस्ट, लेकिन बॉलिंग में परफॉर्म करेगा, एशियन कंडीशंस में अपने स्पिनर्स को अच्छा यूटिलाइज करेगा, टूर्नामेंट जीतने के ज्यादा चांसेस है उसको। और ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इंडिया के मैचेस यूएई में भी होंगे और वो कंडीशंस और पाकिस्तान की कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने टीम सिलेक्शन करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तल्लत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो हमारा ओपनिंग पेयर है उसको सेटल किया जाए, क्योंकि T20 सीरीज जो हालिया जो शिकस्त हुई है यकीनी तौर पर वो पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा साइन नहीं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से फैशन इंडस्ट्री के मैदान में किए गए अहम इक़दाम पर। पंजाब हुकूमत ने मारूफ फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी को खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है और ये तकर्री न सिर्फ उनकी शानदार खिदमात का एतराफ़ है बल्कि फैशन इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हुकूमती अज़्म का भी मज़हर है। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन के मुताबिक हुकूमत एक जामे स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में आइंदा साल से सरकारी स्कूल्स में मैट्रिक टेक स्कीम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर साइंस,
हेल्थ साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे मज़ामीन शामिल होंगे। इजलास में महमूद भट्टी साहब की खिदमत को सराहा गया और उनके तजर्बे से भरपूर इस्तिफादा करने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। पंजाब में फैशन इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ये इक़दाम नए मौक़े और इम्कानात का दरवाज़ा खोलेगा। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी पहचान रखते हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि उनके लिए इस नए मनसब का क्या मतलब है और वो पंजाब में फैशन इंडस्ट्री की तरक्की के लिए क्या इक़दाम तजवीज़ करेंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री को लाने वाले आप हैं। 1996 में भी, जिस तरह से अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, एक बार फिर से हुकूमत कोशिश कर रही है आपको वो जिम्मेदारी सौंपें। इस बार आप कितने तैयार हैं उसके लिए? मैं पता क्या, ये पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, नो डाउट। इतना बड़ा मुल्क है, आप 6 या 7 यूरोप कंट्री मिला लें तो एक पाकिस्तान बनता है। और हमारे बच्चे, जो यंग बच्चे हैं ना, उन पे इतना टैलेंट है आप सोच नहीं सकते। अगर इन लोगों के लिए अच्छे स्कूल बन जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाए ना, तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे नाम से। अगर इन बच्चों को, हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा हम अपने मुल्क का सोचते हैं, क्योंकि हम प्रदेश में बैठे होते हैं ना, हमारा कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, तो वो हम सोचते हैं यार हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए, मुल्क के लिए किया जाए। मेरा फ़र्ज़ बनता था पाकिस्तान में फ़ैशन में ले आया, क्योंकि मेरा ये कारोबार था। फ़ैशन मैंने शुरू करवा दिए, यूनिवर्सिटी बना दी, फ़ैशन शो शुरू करवा दिए, मेकअप ले आए, हेयर ड्रायर ले आए। लड़कियां जो छुप के घर पे बैठी हुई थी वो ज़रा बाहर निकलना शुरू हो गई, उनको पता है मैंने हेयर कैसे पार्लर बन गए। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरू करवाई थी 96 में। ठीक है। करवा के फिर वो लाहौर का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी स्कूल बन गया फैशन का, वो मैंने एक छोटी सी कोठी से शुरू करवाया था। मशीनें मैंने भेजी, मैंने अपनी लड़की भेजी, इनको बताएं कैसे डिज़ाइन बनते हैं, अपने सिर से डिज़ाइन करें, कॉपी ना करें। अगर आप अगर वो इंटरनेट पे जाएंगे, उसकी तस्वीर लेके आप बना देंगे, वो लेके वो बना देगा, सबने विंडो पे लगाई, तो उसका फिर उसको डिज़ाइनर नहीं कहते। डिज़ाइनर उसको कहते हैं जो अपने सिर से सब चीज़ें आपको आती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरू करवाई क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता था अपने मुल्क के लिए मैं कुछ करूं। ठीक है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे इतना बड़ा एम्बेसडर बनाया इस चीज़ का, मतलब मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ ना अपने मुल्क का। जब मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला, फिर हलाल इम्तियाज़ मिल गया, अब ये एम्बेसडर बन गया, फिर वो प्रेस क्लब ने मुझे वहाँ पर जो मेंबरशिप है वो भी दी गई। अच्छा ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे अगर हम 96 की बात करें, तकरीबन 28 साल हो चुके हैं इस बात को, अभी आप क्या देख रहे हैं कितना, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है फैशन इंडस्ट्री में। अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे आप बाहर काम कर रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम बाहर की जो फैशन मार्केट है उसको किस तरह से मैच कर सकते हैं? आफ्टर कोविड पाकिस्तान में फैशन के बिजनेस को अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हम फैशन शोज़ की बात करते हैं, हम फैशन शूट्स की बात करते हैं, तो वो डे बाय डे कम होते गए। अब पता है क्या चक्कर है, सबसे मैंने जो मिनिस्टर साहब से उस दिन पंजाब गवर्नमेंट से मैंने उनके साथ में बैठ के मैंने मीटिंग की और उनको मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपीराइट्स। ठीक है। अगर हम अपने मुल्क में कॉपीराइट्स का लॉ बना हुआ है लेकिन उसको कोई कदर नहीं करता, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। अगर सही तरीके से आप करवाएंगे, कोई उसको कॉपी नहीं करेगा, हर डिज़ाइनर खुद करेगा। जो मॉडलिंग भी करता है ना, तो उसको पता है मैंने क्या खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। अगर वो खुद उसको पहनने नहीं आएंगे, कपड़े पहन के वो फैशन का काम कर रहा है, तो फिर वो उसको फैशन नहीं कह सकते ना। अगर मेरे क्लाइंट आते हैं पूरी दुनिया से, 80 कंट्री से, जब वो मेरे ऑफिस में आते हैं, तो अगर मैं खुद मैंने फैशन नहीं किया हुआ, तो कुछ नहीं किया, तो फिर वो कहेंगे ये फैशन क्या कर रहा है, इसको तो खुद नहीं पता, तो मतलब फैशन करना अगर नहीं आपको पर्सनालिटी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में, जिससे आपने कहा बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है यकीनी तौर पर, फिर हमने ब्रेक में डिस्कस किया कि अब कुछ इदारे भी आपने बनाए जो फैशन पर काम करते रहे, आप लोगों के हैंड ओवर उन्हें करके चले गए। आपको लगता है कि उन लोगों ने उन इदारों को उसी तरीके से चलाया? सेकेंडली, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हमें अपने स्कूलिंग सिस्टम में ये इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हमारे हैं, जो आर्ट से अच्छे तरीके से मुंसलिक हैं, जो डिज़ाइनिंग के शोबे में आना चाहते हैं, उन्हें हम स्कूल से ही अगर हम ये चीज़ें पढ़ाना शुरू करें, जैसे वेस्ट में होता है। हाँ,
इसलिए तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा मैं जाया करूँगा, जब मैं आऊँगा पाकिस्तान तो मैं उनके लेक्चर देने के लिए, उनको देखने के लिए मैं जाया करूँगा, उनको मैं बताऊँगा फैशन कैसे करते हैं। लेकिन फैशन डिज़ाइनर आपने खुद चीज़ करनी है, 7 चीज़ चेंज होनी चाहिए जब आप डिज़ाइन करते हैं, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। हमारे यूरोप में ना हमारे डिज़ाइन जो मेरी मार्केट में भट्टी साहब अकेले डिज़ाइनर नहीं है, वहाँ पे 5000 बैठे हुए हैं, उफ भरे हुए हैं, क्योंकि निकलते वहीं से निकलता है। वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है ना, तो आदमी अकेला वहाँ पे नहीं होता, हमारी फाइट होती है हर आदमी के साथ। इसका डिज़ाइन हिट होगा तो बस ये बन जाएगा। मैंने 86 में मेरा एक डिज़ाइन हिट हुआ था, 20 मिलियन यूरो की मेरी टर्नओवर हो गई थी, सिर्फ उस एक डिज़ाइन की वजह से। उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई कॉपी करेगा पुलिस चले जाएगी उसको पकड़ने, सारा माल सीज कर देगा। और जो वहाँ पे जज हैं वहाँ पे उनको जुर्माना किया था 1 मिलियन यूरो, एक आदमी ने मुझे कॉपी किया था। वहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम भी नहीं है ना, सबसे गंदा सिस्टम पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में, अफ्रीका से भी पीछे इनका जस्टिस। और आप उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल भी हैं जो कि आपके साथ हो रहा है सब कुछ। इतनी ज्यादा अचीवमेंट के बाद इतने ज्यादा गवर्नमेंट आपको ऑन बोर्ड ले रही है, सितारा इम्तियाज आपके पास है, हिलाल इम्तियाज आपके पास है, अभी भी आपका एक केस ऑन गोइंग है जिससे आपकी जान नहीं छुट पा रही है। जान नहीं, मैं जाता हूँ वहाँ पे अदालतों में और 3 होती है, क्योंकि मैं तो आपने 10 बजे बुलाया, मैं 9:30 चले जाता हूँ, जाके बैठ जाता हूँ। उसका वकील नहीं आया जी, उसकी आज सस मर गई है, 2 दिन पहले उसकी वाइफ मर गई थी, तो मैं बना भी रहा हूँ यतीमों के लिए, यतीमखाने के लिए ये सारा कुछ। तो वहाँ पे वो डेली कोई ना कोई होता है जी, आज जी वो ये हो गया, 3.5 साल हो गए हैं, वो आदमी आज तक पेश नहीं हुआ। और मैं पेरिस से आके बाहर से आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप हमारे शो में आए थे, तब भी आपका यही गिला था, आज भी आपका वही गिला है। और मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से आपको जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। एक चीज़ नहीं होती, मतलब यहाँ पे ना जिस मुल्क में एक जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाए, जिस सिस्टम में पुलिस का इज्जत ना रहे, एक ऊपर वाला जो फोन आता है ना पाकिस्तान में, ऊपर वाले फोन ने मरवा दिया पकड़ के इसको। बाकी और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप जैसे इंसान के साथ ये हो रहा है, जिसके पास इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, इतने काबिल आप हैं, असर रसूख भी रखते हैं, आपके साथ ये हो रहा है, तो जो आम लोग हैं उनके साथ इंसाफ वाले मामलात में क्या होगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, नौजवान जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो आपने मैसेज बहुत अच्छा कन्वे किया कि यार ये कॉपी पेस्ट से तो जरूर बाहर निकलो, प्लीज इससे बाहर निकलो, जो इनोवेशन है ना उसको लेकर आओ। पता है कि लाइफ में ना बिजनेस में अप डाउन होती रहती हैं, सब बिजनेस में। लाइफ में अप डाउन भी आदमी होता है, लेकिन एकदम बाजू नीचे करके ना बैठ जाए। बॉक्सर बनना चाहिए, माइक टाइसन बनना चाहिए आपको ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में माइक टाइसन रहा हमेशा, मुझे 1000 मुसीबतें होती हैं, लेकिन लोग जो सुनते हैं ना वो कहते हैं ये सारी दौलत है ना भट्टी साहब के पास ही गिर गई है। ये एक दरख्त है, इसने जाके पैसा सारा पकड़ लिया है। ऐसा नहीं होता है। मैं सुबह जाता हूँ 6 बजे अपने ऑफिस, 6 बजे मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जाता हूँ 6 बजे ऑफिस, 5 बजे उठता हूँ, रात के 8 बज जाते हैं। देखें कितने घंटे मैं काम करता हूँ। सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे ट्रैवलिंग करनी होती है, दूसरी कंट्रीज में जाके सैंपल दे के ऑर्डर लेके आने होते हैं, सब चीज़ें करनी है। तो लाइफ में आदमी को फाइटर होने चाहिए। ये यंग बच्चे जो हमारे तो पाकिस्तान माशाल्लाह यंग बच्चे बहुत है ना, ठीक है ना। और मैं एक लड़के ने मेरे घर पे इतनी पेंटिंग्स बनाई है, कल फ्रेंच एम्बेसडर मेरे घर पे आया हुआ था खाने पे, तो वो देख के परेशान हो गया था, कहता ये तो पेरिस का लूव बन गया सारा। लूव जो ना उनका म्यूजियम है, ठीक है, तो वो कहते हैं ये तो लूव बन गया सारा, मतलब इतनी खूबसूरत। कहता किसने बनाई है? मैंने कहा उसने बनाई है जो कभी आज तक स्कूल नहीं गया। यहाँ पे इतना टैलेंट है ना। मैं जब घर 1-2 बना रहा हूँ, आजकल 2 घर बना रहा हूँ पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो वो किराए पे देने, तो मैं डिज़ाइन खुद कर रहा हूँ, मैं लड़कों को दे रहा हूँ, उसकी तस्वीर उतार के ये बनाना है। खुदा की कसम मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कितनी अच्छी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। टैलेंट यकीनी तौर पर टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। फिर वही बात है कि उस टैलेंट को ज़रा निखारने की ज़रूरत है। वो आँख चाहिए जो उनको देख सके और उनको आगे भी लेकर जा सके। अच्छा, अभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको लगता है कि खुसूसी जो एक तरबियती प्रोग्राम्स होते हैं, जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं या वर्कशॉप्स होती हैं,
इनिशियली अगर ये भी शुरू हो जाए तो ये भी बड़ी फायदेमंद रहेंगे। नहीं तो वही तो मैंने उनको आइडिया दिए हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप बननी चाहिए फर्नीचर के लिए, ये आपके कैमरों के लिए, आपके लाइट सिस्टम के लिए, आपके पेंटिंग के लिए, आपके बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सब चीज़ें बनती हैं। वहाँ पे खुले हुए हैं सारे स्कूल। चेस कैसे बनेगी, इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है, टेबल का एक डिज़ाइन होता है, आपका जो स्टूडियो है इसका डिज़ाइन होना चाहिए। बोलो ये ऐसे होगा जैसे आप पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब इसके डिज़ाइन पे ये चीज़ें चलती हैं, वैसे बैठे बैठे नहीं आ जाती। कलर की मैचिंग स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कलर की मैचिंग स्कीम नहीं की तो वो फैशन का क्या फ़ायदा है उसका। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को भी आप मॉनिटर तो करते होंगे, यकीनी तौर पर आपके दोस्त भी बहुत सारे होंगे। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को इस वक्त आप कहाँ पर रेट करेंगे, कहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ पर हमें मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? बहुत से हमारे ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान को बाहर जाके रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बहुत से हम बॉलीवुड के, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं जिनको वो ड्रेसअप कर रहे हैं। तो आपका क्या कमेंट है इस पर? मैंने तो फिलहाल पेरिस कभी नहीं देखा पाकिस्तानी डिजाइनर को, कुछ हमने लेकिन फेस्टिवल्स पर देखा। होना चाहिए ना, इनको जाना चाहिए। पाकिस्तान एक मार्केट है, बड़ा मुल्क है, सलवार कमीज हमारा कल्चर है, लेकिन सलवार कमीज बाहर के मुल्कों में नहीं चलती, वहाँ पे चलते हैं वेस्टर्न क्लोथ। तो इन डिज़ाइनर जो मेरे बच्चों जैसे अब, ठीक है ना, मेरी तो अब एज जा रही है आगे, तो इनको चाहिए बाहर जाएं, बाहर जाके मार्केट ढूंढें, दुनिया में जाएं, अपना वहाँ पे नाम बनाएं। एक डिज़ाइन आप खुद बना लेंगे ना तो वो हिट हो गया ना तो आपका माशाल्लाह पता नहीं कहीं कहीं पहुँच जाएंगे आप, ठीक है ना। उन डिज़ाइनर को मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगा, आप जाएं खुद डिज़ाइन बनाएं। वो डिज़ाइनर नहीं होता जो पकड़ के तस्वीर लेके एक डिज़ाइन को बना के कहते मेरा डिज़ाइन है, वो उसका डिज़ाइन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।